हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी कमेंट आ रही हैं कि बंदरगाह के बारे में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बंदरगाह के लिए स्पेशल वीडियो कि बंदरगाह में क्या क्या रहने का क्या होता है या फिर क्या ड्यूटी प्रोफाइल होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आज सिर्फ बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह बेसिकली 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 ग्रेड पे। एंड इसके बाद इसके लिए वर्तमान में जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है और पैट पास होना आवश्यक है। और ग्रेजुएशन में भी पीसीएम या फिजिक्स मैथ के साथ कोई एक सब्जेक्ट होना, अन्य विषय होना अनिवार्य है। तो 3 विषय हमारे होने चाहिए जो कि साइंस साइड के, एक तरह से साइंस स्ट्रीम के होना अनिवार्य है। और इसके बाद हमें इसके लिए रनिंग वगैरह सेम है और बाकी सब चीज़ें सेम हैं। और इसके बाद हाइट में इसमें थोड़ी कम है, हाइट 163 है। तो इसमें 163 हाइट है, तो इसमें काफ़ी आपको जिनकी मान लो थोड़ी कम है हाइट तो उनके लिए बेनिफिट है। तो बाकी टेस्ट जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट ईयर्स के पेपर जो UPSSC के एग्ज़ाम है उसके आधार पर होगा, कोई अलग से नहीं आने वाला है। इसी वजह से आप सभी सब्जेक्ट को कवर करिए जब तक कोई डिफाइन ना हो कि ये सिलेबस है। तो जब तक आप अपना मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS इन सब पर फोकस करिए, यही सब मोस्टली इसमें आएगा। तो जो UPSSC का ज़्यादा सिलेबस कॉमन ही रहता है, तो सब में कॉमन ही सिलेबस आएगा। इसके बाद चलते हैं इसका, तो आप इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आपकी ड्यूटी आपको मतलब निर्धारित होगा कि आपकी कहाँ किस किस ज़िले में ड्यूटी के लिए आपका अलॉटमेंट हुआ है और आपको उसी ज़िले में जाना होगा। और इसके बाद आपको ड्यूटी अलर्ट हो जाएगी और जैसे कि आपके नंबर्स के आधार पे आपको जहाँ जहाँ टॉप रैंक के हिसाब से कि इतने इस कैडर में भेज दिए, इतने इसमें, तो सबसे पहले सामाजिक वानिकी में भेजे जाएंगे, उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट और फिर वाइल्ड लाइफ, वो 3 सेक्शन में आपको भेजा जाएगा। तो इनके लिए मेरिट सूची जारी होगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप उस ज़िले में जाके ज्वाइन करेंगे, फिर आपको सेक्शन मिल जाएगा। सेक्शन मतलब सेक्शन होता है एक जिसमें कई सारी बीट होती हैं, 4 बीट 5 बीट या जो भी बीट होती हैं, इतनी सारी बीटें होती हैं, इनको मिला के सेक्शन बनता है। तो सेक्शन इंचार्ज होता है बंदरों का और बीट प्रभारी होता है वन रक्षक। तो वन रक्षक के पास भी 1 या 2 या उससे ज़्यादा बीट भी हो सकती हैं, तो क्योंकि कमी है स्टाफ की, इसी वजह से 2 या 3 बीटें भी हैं इस समय। और उसके बाद बंदरोगा पे कोई एक सेक्शन हो सकता है, एक सेक्शन होता है। बंदरोगा का कार्य क्या है, तो जैसे वन रक्षक के द्वारा बीट की जो भी समस्याएं होती हैं उनको, जैसे वन रक्षक के द्वारा कोई S2 केस दर्ज किया जाता है या फिर कोई भी उसकी जब S2 केस होता है मतलब वन अपराध का कोई एक केस होता है, उसको कहते हैं वन अपराध का कोई मुकदमा लिखा जाता है, वो मतलब वन विभाग के जो रजिस्टर में लिखा जाता है वो S2 केस होता है। तो उसके आधार पर जो भारतीय वन अधिनियम की धाराएं हैं या फिर वृक्ष संरक्षण अधिनियम, जो हमारे वनों की जो भी अधिनियम है उनके आधार पर जो भी केस होते हैं, अपराध होते हैं, उसका मुकदमा उसमें लिखा जाता है अपने विभाग का। तो उसके बाद बंदरोगा को वो जाँच प्रेषित कर दी जाती है क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा। तो बंदरोगा उसकी जाँच करके वो भी जुर्माना या जो भी उसमें उचित प्रावधान होंगे उसके हिसाब से उसमें बंदरोगा जांच करता है। तो ड्यूटी तो ये रही इनकी। और इसके बाद आपको रहने का, तो रहने के लिए अगर कोई रिजर्व फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पर आपके क्वार्टर्स वगैरह बने रहते हैं। और अगर कोई सोशल फॉरेस्ट्री में हुआ है आपका, तो सोशल फॉरेस्ट्री में आपको वहाँ पे भी क्वार्टर वगैरह बने रहते हैं। अगर सोशल फॉरेस्ट्री में कोई रेंज आदि हैं तो कहीं कहीं रेंजों में कमरे नहीं हैं, ज़्यादा जगह ऐसा ही है कि कमरे वगैरह नहीं है। और तो डिवीज़न कार्यालय के आसपास है तो वहाँ मिल सकता है रूम, तो आपको रूम बाहर रेंट पर लेकर भी रह सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। HRA वगैरह आपको सब मिलता है, HRA वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर खूब। तो इसके बाद तो रहने का ये रहा इनका। फिर ड्यूटी में आपको समय का कोई वो नहीं है कि समय आप इतने समय के लिए आपकी ड्यूटी है, तो आपको एक तरह से वो क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो क्षेत्र के आप प्रभारी रहेंगे, सेक्शन प्रभारी। बंदरों का क्या है, सेक्शन प्रभारी रहेंगे। तो
वन दरोगा को ये सब चीज़ें अगर वो छुट्टी पर भी है तो भी उनके चार्ज में ही है एक तरह से। अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो इसके इतने समय के लिए या तो वो अपना चार्ज बार कुछ समय के लिए काम देखने के लिए कोई छुट्टी पे गए हैं तो किसी और को दे के जाते हैं, परंतु मेन उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर उस क्षेत्र में कोई भी होता है तो आके आपको ही देखना है। तो ये सब रहा आपके क्षेत्र की बात। और तो ड्यूटी का पता चल गया होगा कि एक तरह से 24 घंटे या जब तक आप पे चार्ज है, जब तक आपकी उस क्षेत्र में ड्यूटी है, एक तरह से ये रहता है। मतलब उससे भाग नहीं बच सकते इसमें जिम्मेदारी से। और आपको वन कटान रुकवाना है और वन कटान के अपराधों को कम करना है एक तरह से। तो आप कैसी नीति अपनाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोगों को इसके बारे में समझाते हैं, या अपने कानूनों के द्वारा अगर वो नहीं मानते हैं तो कानून का प्रयोग करके कैसे आप उनको जो भी प्रक्रिया है वन की जो भी फॉरेस्ट के कैसे आपको वर्क करना है वो सब प्रक्रिया के द्वारा आप मतलब इनको वन अपराध को रोक सकते हैं। ये सब आपके कार्य हैं। तो एक सेक्शन ऑफिसर के द्वारा का प्रमोशन होके 8-10 साल में प्रमोशन होके डिप्टी रेंजर बन जाते हैं। फिर डिप्टी रेंजर के बाद आप रेंजर बन जाते हैं। तो वर्तमान में तो यही है कि इतना समय लग जाता है, 7 से 8 साल या 10 साल भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगला प्रमोशन होगा वो थोड़ा जल्दी हो सकता है रेंजर के लिए। तो वैसे डिप्टी रेंजर पर भी अगर चार्ज कहीं कहीं मिल जाता है रेंज का, तो इसके बाद प्रमोशन का ये रहा। डिप्टी रेंजर के बाद रेंजर गजेटेड पोस्ट है जैसे CO फॉरेस्ट, तो वो क्या कहता है क्षेत्रीय वनाधिकारी। रेंजर को कहते हैं क्षेत्रीय वनाधिकारी। और दरोगा को कहते हैं SO फॉरेस्ट, मतलब सेक्शन ऑफिसर फॉरेस्ट। तो ये सब है वन दरोगा का स्टेटस। तो इसके बाद भी क्वेश्चंस थे कि कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। तो एग्ज़ाम होने का भी एक तरह से आप हर एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आया उसके 6 महीने का समय मान के चलो कि 6 महीने के अंतराल में एग्ज़ाम होने के चांस रहते हैं। तो हम 6 महीने में अपनी तैयारी को अच्छे से पूर्ण कर लें। और 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप पैड वगैरह पास करके जा रहे हैं या कुछ भी और एग्ज़ाम दे चुके हैं तो 6 महीने आपको इस तैयारी के लिए भी बहुत हैं। और कॉमन सिलेबस रहता है, ये नहीं कि आपको सिलेबस नहीं पता तो आप तैयारी कैसे करें। तो UPSSC का कॉमन सिलेबस होता है, मैथ भी मिक्स आता है उसमें, और रीजनिंग भी, और हिंदी भी, और GS भी। तो ये सब करंट और मिला के यही सब सिलेबस है इसका कॉमन। तो इसको आप इतने समय में आप कवर करके रखें, अपनी पकड़ बना लें इस पर। और कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, आप लोड प्रेशर न लें, आराम से निकल जाते हैं एग्ज़ाम UPSSC के। तो इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है पहले तो इसके लिए इतना पैड वगैरह मांगा था, और PCM या PMS PCB ये सब सब्जेक्ट मांगे थे। फिज़िक्स मैथ है, फिज़िक्स और मैथ के साथ कोई तीसरा सब्जेक्ट है। तो ये लोग काफ़ी कम फॉर्म भर पाए हैं। इस वजह से अगर जिन्होंने भर दिया है फॉर्म वो अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे तो उनके चांस 100% हैं। पर आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम 10 से 12 घंटे रेगुलर। अब भी किसी भी तैयारी के लिए इतना ज़रूरी है। और सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद इंटरेस्टिंग जॉब है वन विभाग की, और कोई ज़्यादा लोड नहीं है। लोड भी है और लोड नहीं है, अपने ऊपर है। कोई भी नौकरी बिना लोड के थोड़ी होती है, सब में कुछ न कुछ तो रहता ही है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। पब्लिक से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। प्रेशर क्रिएट होता है कहीं कहीं सोशल फॉरेस्ट्री आदि में, जैसे किसी के द्वारा वर्क करने के दौरान आते हैं प्रेशर वगैरह कुछ, परंतु वो सब आपको देखने पड़ते हैं। जो इसकी क्षमता है वो अपने आप सब कुछ को सेटल कर लेता है अपनी क्षमता के अनुसार। वह अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी तो आप कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं, हर जगह आप अपना सॉल्व करके चलेंगे। कोई भी केस को तुरंत सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे आप। तो वन दरोगा का भी अपने क्षेत्र का एक तरह से एक सेक्शन होता है, या 2 सेक्शन भी कभी कभी दे देते हैं। वो सेक्शन एक बराबर होता है, कम से कम एक तहसील के बराबर सेक्शन होता है। तो एक तहसील या 2 तहसील कभी कभी
रेंज भी हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, एक तहसील भी हो सकती है उस रेंज के अंदर अंदर, दो भी हो जाती हैं कभी कभी, दो तहसील के अंदर एक रेंज है ओनली। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी फिर आपको एक तरह से आप वहाँ के जंगल के लॉयन कहलाएंगे एक तरह से। लॉयन तो खैर लॉयन होता है, पर आप एक तरह से वहाँ के प्रभारी हो जाएंगे। तो आपके बिना, आपके परमिशन के बिना वहाँ पर कोई भी कार्य मतलब नहीं हो सकता है, और ना ही कराना चाहिए कोई कार्य। मतलब एक तरह से कोई मतलब कार्य नहीं होगा फॉरेस्ट में, आपकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। सब चीज़ की अनुमति के लिए पहले आपकी रजामंदी ज़रूरी होगी। कोई भी कहीं किसी की परमिशन होगी, कोई परमिट मांगता है पेड़ की, तो पेड़ की परमिशन वगैरह पेड़ कटाने के लिए, तो उसके लिए लेटर आएगा, तो उस पर आपके द्वारा जांच की जाएगी। अगर आपको लगता है तो, अगर आपको लगता है कि ये कटान हेतु है, अगर पेड़ उस अवस्था में है जिसमें कटान किया जाना आवश्यक है, तो आप कटान के लिए परमिशन देते हैं। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है, आपके विवेक पर डिपेंड करता है। और यथास्थिति जो वृक्ष है, किसी का भी निजी वृक्ष हो या किसी सरकारी वन, तो नहीं करते हैं। सरकारी वन तो ऊपर से परमिशन होती है पहले, नीलामी वगैरह। जो भी प्राइवेट है उसकी परमिशन वगैरह का आपका वो होता है। और भी कई वर्क होते हैं जो आगे आपको पता चलेंगे। तो वन दरोगा के मेनली ज़्यादातर वर्क वन दरोगा के ही हैं। वन रक्षक का वर्क है सबसे पहले उसको मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट बाय द। तो वन रक्षक कोई मुकदमा वगैरह जारी करता है, वन रक्षक मुकदमा वगैरह कोई धाराओं में अंकित करके वन रक्षक उसको अंकित करता है, वन दरोगा उसकी जांच करता है। और यही दो मेन ज़्यादा वो होती हैं इसमें। उसके बाद रेंजर उसको फॉरवर्ड करके जहाँ भी भेजना होगा, या जैसे डीएफओ जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वो भी एक तरह से मजिस्ट्रेट पावर रखते हैं, तो वो भी उसको कंपाउंड कर सकते हैं केस को, कंपाउंड उसके लिए सज़ा वगैरह। या अगर वो कंपाउंड नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट चला जाता है, फिर उसको वो कोर्ट भेज सकते हैं। बंदरों को उसकी पावर है। तो बंदर